एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और नेक्स्ट 12 से 15 मिनट्स के अंदर हम पूरे महीने की इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स को इतने अच्छे से समझने वाले हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम ने डिफरेंट टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन किया है। तो आज के इस वीडियो में आप बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी न्यूज दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम से, जिसे एक्साइज स्कैम भी कहा जा रहा है। अब इस एक टॉपिक में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समझने वाले हैं। अब बस ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्साइज पॉलिसी होती क्या है। तो देखो, एक्साइज पॉलिसी जितने भी सिन गुड्स होते हैं जैसे अल्कोहल, टोबैको, नार्कोटिक्स, उन्हें रेगुलेट करने का काम करती है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या टेरिटरी में इन सिन गुड्स को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाएगा, बेचा कैसे जाएगा, इस पर रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाएगा, टैक्स कैसे किया जाएगा, ये सब चीजें। अब ये जो सिन गुड्स होते हैं इनका सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो गवर्नमेंट एक्साइज पॉलिसी के थ्रू दो कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कि इन गुड्स की कंजम्पशन को कंट्रोल कैसे किया जाए और रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए उसे रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल, लिकर के केस में दारू बेचने का ठेका कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाएगा, लाइसेंस देने की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, लीगल ड्रिंकिंग एज क्या होगी, टैक्स कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें। तो ये हुआ कि एक्साइज पॉलिसी क्या होती है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो देखो, इंडिया में अल्कोहल एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब हर स्टेट अपनी खुद की एक अलग एक्साइज पॉलिसी बना सकता है। तो 2021 में दिल्ली ने भी अपनी खुद की एक्साइज पॉलिसी बनाई। अब इससे पहले की दिल्ली की जितनी भी एक्साइज पॉलिसी थी वो सारी की सारी गवर्नमेंट रन मॉडल पे ऑपरेट करती थी। मतलब जो भी लिकर शॉप्स होंगी मैक्सिमम को स्टेट ही ओन करती थी। पर 2021 में जो लिकर पॉलिसी आई वो पहली बार प्राइवेट रन मॉडल पे स्विच हो जाती है। मतलब गवर्नमेंट लिकर बिजनेस से पूरी तरीके से आउट हो जाती है। ये डिसीजन दो रीजन से लिया गया। पहला, रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाने के लिए और दूसरा, कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। अब पूरी परेशानी तब स्टार्ट होती है जब सीबीआई और ईडी ये एलिगेशन लगाते कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को लिकर लाइसेंस देने के लिए आपने उनसे 100 करोड़ की ब्राइब ली है, जिसमें से 40 करोड़ रुपए डायरेक्टली आपके गोवा इलेक्शन कैंपेन में यूज किए गए। अब जैसे ये एलिगेशंस लगना स्टार्ट हुए, सारे टॉप टियर पॉलिटिशियंस का अरेस्ट स्टार्ट हो गया। जैसे मनीष सिसोदिया को 17 महीने के लिए जेल में रखा गया बिफोर ही गॉट बेल। अरविंद केजरीवाल को जब अरेस्ट किया गया, ही वाज सर्विंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन किया, फिर आगे जाके सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। अब जब आपको ये पूरी बैक स्टोरी क्लियर हो गई है, रीसेंट लीगल डेवलपमेंट क्या हुआ ये समझते हैं। तो फेब 2026 में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने सारे 23 अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। अब डिस्चार्ज वर्ड का क्या मतलब होता है ये भी हम बस थोड़ी देर में समझने वाले हैं, लेकिन कोर्ट ने क्या मेन रीजन दिया पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा कि देखो, कोई ठोस कॉन्क्रीट एविडेंस फर्निश नहीं किया गया जिससे कि क्रिमिनल इंटेंट क्लियरली प्रूव हो, तो प्राइमा फेसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या करप्शन का केस ये नहीं दिखता है। दूसरा, कोर्ट ने ये कहा कि प्रोसिक्यूशन पूरा का पूरा केस अजम्पशंस पे और कंजक्चर्स पे बेस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ट्रायल स्टार्ट हो ही नहीं सकता, और ये कहते हुए इस केस को डिस्चार्ज कर दिया। अब नॉर्मली देखो क्या होता है, कोई भी अगर केस स्टार्ट होता है तो ट्रायल होता है, विटनेस आते हैं, एविडेंस सबमिट किया जाता है, सारी चीजों को देखते हुए जज ये डिसाइड करता है कि कोई इंसान गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। अगर वो गिल्टी हुआ तो उसे कन्विक्शन होती है, सजा मिलती है। अगर वो नॉट गिल्टी हुआ, निर्दोष हुआ, तो होता है अक्विटल और इंसान को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन उस केस में जब कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं है, इतना एविडेंस ही नहीं है कि ट्रायल भी शुरू किया जा सके, उस केस में केस को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जो कि इस केस में हुआ। खैर, सीबीआई ने इस डिस्चार्ज को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, ये सही है नहीं, तो केस अभी हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी नेक्स्ट न्यूज उनको तो बहुत अच्छी लगेगी जिन्हें हिस्ट्री ऑफ फैक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो आपको याद होगा कि गुरुग्राम पहले गुड़गांव था, मुंबई पहले बॉम्बे था और कोलकाता को लोग कलकत्ता कहते थे। वैसे ही केरल होने जा रहा है केरलम। और ये चेंज सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज नहीं, पर इसका बेसिस लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक है। कैसे? तो आपको 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो याद होगा, जब हम स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज कर रहे थे। तब प्रिंसिपल एक ही था कि लोगों की लैंग्वेज और रीजन को रिस्पेक्ट मिले, और इसलिए केरल भी मलयालम स्पीकिंग पॉपुलेशन के बेसिस पर फॉर्म हुआ। तो मलयालीज हैव ऑलवेज बीन कॉलिंग इट केरलम। केरा का मतलब होता है कोकोनट्स और लम का मतलब होता है लैंड, तो इट्स अ लैंड ऑफ कोकोनट्स। और यही रीजन देते हुए केरल गवर्नमेंट ने कहा है कि जिस लैंग्वेज में वहाँ के लोकल्स और मलयालम पॉपुलेशन हैव बीन ऑलवेज कॉलिंग इट, वही लैंग्वेज होना चाहिए स्टेट का नाम। पर ये चेंज एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस होता है, जिसे अब हम समझेंगे। आर्टिकल 3 के अंदर सबसे पहले स्टेट की विधानसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है जिसमें नए नाम का प्रपोजल होता है। ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाता है, जहाँ लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस एग्जामिन किए जाते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाती है, क्योंकि बिना उनके रिकमेंडेशन के बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता।
फिर बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। जब बिल पास हो जाता है तब उसे प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट किया जाता है जहां स्टेट्स के नाम मेंशन होते हैं। लीगल स्टेज के बाद इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज आता है जो सबसे बड़ा स्टेज है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है हर जगह नाम को अपडेट करना, चाहे वो रेलवेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, पेपर्स हो, एग्जामिनेशन हो, रिपोर्ट कार्ड्स हो, छोटी से छोटी स्टेशनरी में भी नाम का चेंज करना, जो कि एक बहुत ही कॉस्ट इन्वॉल्विंग प्रोसेस है। अब जब बॉम्बे से मुंबई हुआ था तो सिर्फ रेलवेज को ही टिकट, साइन बोर्ड्स और टाइम टेबल चेंज करने में 2.5 करोड़ का खर्चा आया था, जो कि पूरे चेंज का एक बहुत छोटा सा पार्ट था। सेम फॉर ओडिशा, गुरुग्राम और सारे स्टेट्स इलाहाबाद से प्रयागराज होने में इतना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है कि ये स्टेप सोच समझ के ही लेना पड़ता है। तो यहाँ सवाल ये नहीं उठता कि नाम चेंज करना सही है या गलत, क्योंकि जहाँ एक तरफ लोगों के इमोशंस, आइडेंटिटी और लैंग्वेज इन्वॉल्व है, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक यूटिलाइजेशन ऑफ मनी और प्रैक्टिकल कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे एक बैलेंस ढूंढना जरूरी है कि लोगों के इमोशंस भी रिस्पेक्ट हो सके और पब्लिक के कॉस्ट का सेफ यूज भी हो सके। अब आप बस सोचिए कि अगर इसी तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया जा सकता, एक एक करके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को इन डेप्थ तरीके से रेलेवेंट एग्जाम्पल और केस लॉज के थ्रू, पेशेंस और लॉजिक के थ्रू अगर एक्सप्लेन किया जा सकता। अब इसी फ्यूचर टेंस को ना मैं प्रेजेंट टेंस में बदलते हुए आपको बताना चाहूंगी कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा खुद का एक कोर्स है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके आपको कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इंटरैक्टिव वीडियोस के थ्रू, जिसमें आपको फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनर वीडियोस भी मिल जाएंगे और शॉर्ट रिवीजन वीडियोस भी मिल जाएंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लेन किए, जैसे रिट्स कब और कैसे फाइल किए जा सकते हैं, आरटीआई कब फाइल की जा सकती है, एक प्रोटेस्ट कब इलीगल कहा जाएगा, उसके आगे आप क्या कर सकते हैं, और बियॉन्ड बुकिश नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है वो एक्सप्लेन किया इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू और इंटरेस्टिंग असेसमेंट के थ्रू। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से ना डरने की या उसे रटने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। सो डू चेक आउट आवर कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे बहुत ही मन से बनाया गया है, इसकी लिंक आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एंड डू समथिंग ग्रेट टू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप ही बताइए कि रेस्टोरेंट्स ये जो बिल के ऊपर एडिशनल सर्विस चार्ज लगाते हैं, क्या ये लीगल है या इलीगल? इसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि सर्विस चार्ज आखिर होता क्या है। वो एक 5 to 10% की रेंज का एडिशनल अमाउंट है जो रेस्टोरेंट्स खुद चार्ज करते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा लगाया हुआ जीएसटी जैसा टैक्स नहीं है। और इससे क्यों लगाया जाता है? तो रेस्टोरेंट्स का कहना है कि इससे सर्विस की कॉस्ट, जैसे स्टाफ की सैलरी, अलाउंसेस, इंसेंटिव्स, ये सब कवर होते हैं। पर यहाँ फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि काफी टाइम से रेस्टोरेंट्स इसे एज डिफॉल्ट बिल में ऐड करते हैं या कस्टमर्स को इसे पे करने के लिए फोर्स किया जाता है। पर ये चार्ज कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट किसी भी कस्टमर को इसे पे करने के लिए फोर्स करता है या इसे बिल में ऐड करता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाएगी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के 2025 जजमेंट ने भी सीसीपीए की गाइडलाइंस को अपहोल्ड करते हुए ये कंफर्म किया कि सर्विस चार्ज एक एडिशनल अमाउंट है जो रेस्टोरेंट्स कस्टमर्स पर फोर्स नहीं कर सकते। इसी चीज को एनफोर्स करते हुए सीसीपीए ने 27 रेस्टोरेंट्स पर एज डिफॉल्ट 10% सर्विस चार्ज ऐड करने के लिए पेनल्टी भी लगाई है, जो 30,000 से 50,000 रेंज तक की है। और उन्हें एडिशनल अमाउंट रिफंड करने को भी कहा गया है और अपना बिलिंग सिस्टम चेंज करने को भी कहा गया है। इसलिए आप नेक्स्ट टाइम जब भी रेस्टोरेंट्स जाएं और अगर आपको कोई सर्विस चार्ज पे करने के लिए फोर्स करे तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं और ये पे करने से मना भी कर सकते हैं क्योंकि वो इलीगल है। फॉर द नेक्स्ट लीगल न्यूज, कभी कभी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ना कोर्ट्स या लॉज में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी एक्सपेक्टेशंस में होती है। हम सोचते कुछ और है और लॉ का स्ट्रक्चर ही कुछ और होता है। अब कुछ टाइम पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक माइनर लड़की के ब्रेस्ट को ग्रैब करना और उसके पजामे के नाड़े को खोलना अटेम्प्ट टू रेप नहीं बल्कि सिर्फ प्रिपरेशन है। अब इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पनिशमेंट पे पड़ता है। कैसे? तो जहां अटेम्प्ट टू रेप में 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है, वहीं प्रिपरेशन के केसेस में सिर्फ मैक्सिमम 7 साल की ही सजा होती है। अब ये जजमेंट आने के बाद काफी क्रिटिसिज्म हुआ और लगभग 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ये जो अप्रोच है वो गलत थी और ऐसे एक्ट्स को अटेम्प्ट टू रेप ही माना जाएगा। कोर्ट्स ने ये भी ऑब्जर्व किया कि इस तरह की हाइपर टेक्निकल इंटरप्रिटेशन से जो
सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हैं उनमें जस्टिस डाइल्यूट होता है और विक्टिम की डिग्निटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इसी सब बीच में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी एक और डिसीजन आता है जहां कहा गया है कि पीनिस को वजाइना के ऊपर रख के इजैकुलेशन करना बिना पेनिट्रेशन के रेप नहीं कहलाएगा, क्योंकि आईपीसी के हिसाब से जो रेप की डेफिनेशन है वो पेनिट्रेशन पर बेस्ड है। इसीलिए कोर्ट ने इसे अटेम्प्ट टू रेप माना पर रेप नहीं। यहाँ आपका एक कोर इशू समझना बहुत जरूरी है दैट लॉ इमोशंस पर नहीं लीगल वर्डिंग पर चलता है। जो रेप की डेफिनेशन है उसमें पेनिट्रेशन एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। जहां पेनिट्रेशन प्रूव नहीं होता वहां डेफिनेशन चेंज हो जाती है, चाहे एक्ट मॉरली कितना भी सीरियस क्यों ना हो। एंड इसी ग्रे एरिया की वजह से जो पनिशमेंट है वो कम हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले मैटर में ये फाइनली कहा कि कोर्ट्स को सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में नैरो अप्रोच लेनी चाहिए, बल्कि एक्ट की नेचर और इंटेंशन को भी देखना चाहिए। अब सवाल वही है कि लॉ की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन सही है या जस्टिस ओरिएंटेड इंटरप्रिटेशन। आपको पता है करप्शन हट गया? नहीं, इंडिया से नहीं बल्कि बच्चों की किताबों से। चलो समझते हैं मामला क्या है। तो रिसेंटली क्लास 8 सोशल साइंस एनसीईआरटी बुक पे काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। इस बुक का एक चैप्टर रोल ऑफ जुडिशरी, करप्शन इन जुडिशरी और पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक पे सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, ये कहते हुए कि जुडिशरी को जनरलाइज करके डिफेम नहीं किया जा सकता। इसी साल लोकसभा में एक डेटा पेश किया गया था जिसने बताया पिछले 10 साल में जुडिशरी के अगेंस्ट 8600 से ज्यादा कंप्लेंट फाइल की गई है और मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट है, लेकिन इन पे एक्शन बहुत कम केसेस पे लिया गया है। अब इसका एक रीजन ये भी है कि सिटिंग जज पे इंक्वायरी बिठाना एक काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और जब तक कोई सॉलिड प्रूफ ना हो तब तक केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब अगर बैकलॉग की बात करें तो इंडिया में आज की डेट में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस की पेंडेंसी है, जहां लाखों केसेस हाई कोर्ट में और कई हजार केसेस सुप्रीम कोर्ट में बहुत साल से पेंडिंग है। तो ये चैप्टर इन्हीं सारे इश्यूज को पॉइंट आउट कर रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस किताब पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया है और इस मैटर पे हियरिंग अभी भी चालू है। और सबसे आयरॉनिक बात पता है क्या है? इसी चैप्टर में एक लाइन लिखी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अब मुझे बताना, क्या सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेके खुद को डिफेंड करना चाहती है या वाकई हमने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली और मान लिया है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है इंटरनेशनल न्यूज का। तो चलिए सबसे बड़ी न्यूज को सबसे पहले कवर करते हैं और ये समझते हैं कि कैसे एक बॉर्डर डिस्प्यूट एक बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में बदल गया। मैं बात कर रही हूँ ईरान इजराइल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की, जिसमें यूएस इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन इस वॉर को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा बेसिक समझना जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या ईरान और इजराइल के बीच के रिलेशंस हमेशा से ही ऐसे थे? नहीं। तो 1979 के पहले ईरान और इजराइल के रिलेशंस रिलेटिवली नॉर्मल थे, लेकिन फिर ईरान में आया ईरानियन रेवोल्यूशन। शाह की मोनार्की खत्म हो जाती है और ईरान बन जाता है एक इस्लामिक रिपब्लिक अंडर आयतुल्लाह खोमेनी, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जो इस वॉर में मारे गए। और यहीं से ईरान और इजराइल के बीच की आइडियोलॉजिकल राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। तो तब से ईरान की लीडरशिप ओपनली इजराइल को अपोज करती है और इजराइल भी ईरान को मिडिल ईस्ट का बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। आपको पता है इन कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन क्या है? इसका रूट कॉज है ईरान का एंटी इजराइल ग्रुप्स को सपोर्ट करना। तो ईरान ना फेमस है इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए, जो बदले में इजराइल पर अटैक्स करते रहते हैं। और रिसेंटली जितने भी अटैक्स हुए इजराइल पर, इजराइल के हिसाब से उन सारे मिलिट्री ग्रुप्स का सपोर्टर ईरान ही रहा है। लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि इन दो देशों की लड़ाई के बीच में यूएस कैसे बीच में आ गया। तो दो मेजर रीजन है। पहला, ईरान का खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो देखो, इजराइल को ये शक है कि ईरान, उसका मेजर एनिमी, अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के काफी क्लोज आ चुका है, बहुत करीब है। तो इजराइल यूएस का सपोर्ट लेते हुए ईरान के मिलिट्री बेसिस पे, उसकी फैसिलिटीज पे अटैक करता रहता है। दूसरा, यूएस भी ईरान की लीडरशिप को वीकन करना चाहता है ताकि ईरान गल्फ रीजन को अपनी तरफ ना कर ले, उन्हें थ्रेटन ना कर ले। प्लस इन अटैक्स के होने के कुछ टाइम पहले ईरान में खुद काफी इकोनॉमिक अनरेस्ट हो रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो ईरान की इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इजराइल और यूएस ने एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी देते हुए अटैक कर दिया। अब ये जो वॉर है ये डेफिनेटली एक ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट करेंगे ही करेंगे। जैसे इंडिया में भी इस वॉर का इम्पैक्ट देखने को मिल ही रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए ये कहा
कि यूएस और इजरायली एयर स्ट्राइक्स डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते ही हैं। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज पर। वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के बीच एक और बड़ा कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसके और अफगानिस्तान के बीच में ओपन वॉर छिड़ गई है। बेसिकली पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज किया। बट बड़ा सवाल ये है कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। सो वॉर का जो इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट था वो कुछ ऐसा था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान फोर्सेस ने पाकिस्तानी बॉर्डर ट्रूप्स पर अटैक किया एंड पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए रिस्पॉन्स में एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए, वो भी अफगानिस्तान के मल्टीपल सिटीज में, जैसे कि काबुल, कंडाहर और पख्तिया। तो इस एयर स्ट्राइक के बाद अब देख लेते हैं क्लेम्स को भी। तो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने जो एयर स्ट्राइक किया है वो सिर्फ तालिबान के मिलिट्री टारगेट्स पर किए गए हैं और उनके हिसाब से इतने तालिबान फाइटर्स की डेथ हुई, इतने इंजर हुए, इतने हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रॉय किए गए या इतने एम्युनिशन डिपोट डिस्ट्रॉय किए गए और तो और इतने तालिबान के पोस्ट एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो वही रिटेलिएशन में अफगानिस्तान भी ये क्लेम कर रहा है कि उनकी तरफ से भी पाकिस्तानी ट्रूप्स इतने इतने घायल या फिर उनकी इतनी डेथ हुई है। सो बेसिकली कुछ भी एग्जैक्ट नंबर वेरीफाई कर पाना इस टाइम पे इज वेरी डिफिकल्ट। अब आते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के रियल प्रॉब्लम पे, टीटीपी का प्रॉब्लम। टीटीपी का मतलब है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर सुसाइड अटैक्स करता है, उसके सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हार्म करता है, बेसिकली पाकिस्तान के पूरे अगेंस्ट है ये। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अफगानिस्तान के अंदर ही ऑपरेट करते हैं, बट अफगानिस्तान इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, कंप्लीटली इस ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर करता है। और यही रीजन है कि एक डिप्लोमेटिक टेंशन एक पूरे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो चुका है इन दोनों कंट्रीज के बीच। यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ये जो सफर है ना, ये एलाइज से एनिमीज तक का है। यस, तालिबान और पाकिस्तान एक टाइम पे बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन शेयर किया करते थे, वो एक दूसरे के सपोर्ट में हुआ करते थे। तो 2021 में जब तालिबान का पावर अफगानिस्तान में वापस आया तब पाकिस्तान को लगा कि काबुल में अब हमारे ही फ्रेंड्स बैठे हुए हैं तो सब कुछ सही चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2022 में सब कुछ उल्टा पड़ गया क्योंकि पाकिस्तान में मिलिटेंट अटैक्स ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गए और उन्हें ये शक था कि ये जो मिलिटेंट है, ये ग्रुप, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये अफगानिस्तान से ही ऑपरेट कर रहा है। और बस तभी से इन दोनों कंट्रीज के बीच का जो रिलेशन है वो पूरी तरह खराब हो गया, सारे रिलेशंस बिगड़ गए। ये लाइन देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का दुरंद लाइन बॉर्डर है, ये इस बॉर्डर का नाम है और ये वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल बॉर्डर्स है पूरे दुनिया में। तो अगर ये जो टेंशन है, ये जो वॉर है, ये एस्केलेट होता है तो इससे साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, इससे टेररिज्म का थ्रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ना ही सिर्फ ये बल्कि रेफ्यूजी क्राइसिस भी क्रिएट हो सकता है। और नेक्स्ट न्यूज है इंडिया यूएस ट्रेड डील। कभी कभी जब नंबर्स गिरते हैं तो वो अच्छी खबर होती है और ऐसा ही कुछ हुआ इंडिया यूएस ट्रेड डील में। 50% से 18%। तो रिसेंटली इंडिया और यूएसए के बीच में एक इंटरिम इंपॉर्टेंट ट्रेड डील साइन हुई है जिसका मेन हाईलाइट है टैरिफ रिडक्शन। तो पहले इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगने का रिस्क था, पर इस ट्रेड डील के साइन होने के बाद वो रिस्क 18% हो गया है। ये डील काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए। इसके अलावा भी कई फायदे हैं इंडिया के लिए। सबसे पहला बेनिफिट, इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर अब बाकी नेबरिंग कंट्रीज से कम टैरिफ लगेगा, जिसका मतलब है इंडिया, चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कॉम्पिटिटिव पोजीशन में आ गया है यूएस मार्केट में, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जॉब क्रिएशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। अब इस डील का एक इंपॉर्टेंट पार्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स भी है, मतलब कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स अब यूएस मार्केट में 0 ड्यूटी पे मिलेंगे, टी, स्पाइसेस, कॉफी, एवोकाडो एक्सेट्रा, जिसका मतलब है इंडियन फार्मर्स और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट और एक्सेसिबल हो जाएगा। और इस अग्रीमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा एमएसएमईज, आर्टिसंस, वीवर्स, यूथ एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को, मतलब स्मॉल बिजनेसेस को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस मिलने का चांस बढ़ रहा है। तो फ्यूचर टारगेट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का गोल है इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड को 45 लाख करोड़ तक ले जाया जाए, जिसका मतलब है ज्यादा एक्सपोर्ट्स, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया ने हाल ही में बोर्ड ऑफ पीस के इनॉग्रल मीटिंग को ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर नेशन। तो चलिए अगले 2 मिनट में इसे क्विकली समझ लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ पीस है क्या? बोर्ड ऑफ पीस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने एज एन इनिशिएटिव इसको एस्टैब्लिश किया। इसका ऑब्जेक्टिव है गाजा, जो कि वॉर के कारण पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसके रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस को बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट करना, जो भी फंड्स आ रहे हैं उससे अच्छे से मैनेज करना, और तो और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के द्वारा
इस रीजन में पीस मेंटेन करना। पर क्या बोर्ड ऑफ पीस का आना जरूरी था? जो पहले ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो क्या इसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे? देखिए, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ उसके कारण बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। इस डिस्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए अप्रोक्सीमेटली $70 बिलियन का बजट बताया गया है। और अगर इन दोनों के बीच में पीस टॉक्स की बात करूं तो इजराइल हमेशा सिक्योरिटी कंसर्न्स कहता है एंड हमास अपने हथियार नहीं छोड़ता। और तो और इंटरनेशनली भी बहुत सारे डिविजन्स बन चुके हैं। तो इतने सारे पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स के कारण यूनाइटेड नेशंस जैसे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक इफेक्टिव प्लान नहीं बना पाते और उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इस स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस को लाया गया, जिसके आने के बाद कई सारी कंट्रीज ने टुवर्ड्स द गाजा रिकंस्ट्रक्शन बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लेज किए। ऑल्सो टू डिप्लॉय द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक इफेक्टिव प्लान के बारे में बात की गई। एंड फॉर द गाजा गवर्नेंस द पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमिटी वाज फॉर्म्ड सो दैट वहां की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मंथली लीगल अपडेट्स के ऊपर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इस बार का वीडियो पब्लिश करने में हमसे थोड़ी सी डिले हो गई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में हमने जो भी सारी चीजें डिस्कस की हो वो आपको जरूर काम आएगी। अगर आज की इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या आगे की वीडियो के लिए कोई सजेशन हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल राइट बैक टू यू। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।